गुनाह चाहे कितना भी गहरा दफन क्यों ना हो, लेकिन उसकी जड़ें अपनी खुराक ढूंढ ही लेती हैं। उस अमावस की रात में काल भैरव मंदिर से चुराई गई वो श्रापित कुल्हाड़ी, उससे सिर्फ एक मासूम की जान नहीं ली गई थी, बल्कि चंदनपुर के रक्षक यक्ष को एक विनाशकारी प्रतिशोध के लिए हमेशा के लिए जगा दिया था। हरिया, सुक्खा और जब्बू तीनों ने जिसको मार के उस बोरे में भर के कुएं में जो फेंका था, वो मरा नहीं था, बस इंतजार कर रहा था इस रात का। इस कहानी को सुनने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर इस कहानी का पहला भाग आपने नहीं सुना है तो शायद आपको ये समझ में नहीं आए। तो इस कहानी का पहला भाग सुनने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए, जो लिंक दिख रहा है वहाँ पे जाके आप इस कहानी का पहला भाग सुन सकते हैं। कहानी शुरू करते हैं। चंदनपुर गांव के उस पीपल का इतिहास महज एक हत्या तक सीमित नहीं था। सदियों से वह पेड़ एक यक्ष का विश्राम स्थल था, जिसे गांव की सीमा का रक्षक माना जाता था। लेकिन अमावस की उस काली रात में हरिया, जब्बू और सुक्खा तीनों ने सिर्फ एक राहगीर को नहीं लूटा था, बल्कि उस यक्ष को हमेशा के लिए नींद से जगा दिया था। उस रात माधव के साथ हुई घटना के बाद माधव को अस्पताल से घर तो लाया गया, लेकिन माधव नहीं रहा। उसकी मुड़ी हुई गर्दन और चेहरे पर जमी हुई खौफनाक हंसी गांव वालों के लिए खौफ का सबब बन गई थी। रात के सन्नाटे में माधव के घर से अजीब आवाज़ें आती। ऐसा लगता जैसे कोई भारी जूट का बोरा सीढ़ियों पर घिसट रहा हो, और घर की हवा में हमेशा सड़े हुए मांस की बदबू फैली रहती। माधव की 7 साल की बेटी, जो कभी अपने पिता के सीने पर सोती थी, अब उसके कमरे के आसपास जाने से भी कांपती थी। एक रात उसने अपनी माँ का पल्लू कसकर पकड़ते हुए फुसफुसाती हुई आवाज़ में कहा, माँ, बापूजी पलकें नहीं झपकाते, और जब वो मुझे देखते हैं तो उनकी परछाई में उनका सर नहीं होता। बापूजी की आंखों के पीछे कोई और बैठा है, जो मुझे देखते ही अपनी जीभ होठों पर फिराने लगता है, जैसे वो मुझे मारना चाहता हो। ये सारी डरावनी घटना और हादसे सिर्फ हरिया के पोते माधव तक सीमित नहीं रहे। अतीत के पापों के तार जब्बू और सुक्खा के परिवारों तक खिंचने लगे थे। एक सुबह जब्बू का 20 वर्षीय पोता आंगन में मृत पाया गया। उसके शरीर पर खरोंच का भी कोई निशान नहीं था, लेकिन उसकी त्वचा नीली पड़ चुकी थी। सुक्खा का बेटा रातों रात अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। वह अपनी नाखूनों से अपनी गर्दन को नोचता रहता, यहाँ तक कि उसकी हड्डियाँ दिखने लग जाती थीं। गर्दन को नोचते नोचते मरने से पहले वह पूरे गांव में भागते हुए चीख रहा था, वह बोरा आ रहा है, उस बोरे में से खून टपक रहा है, वो अपना हिस्सा मांग रहा है। माधव के इलाज के लिए एक दिन माधव की पत्नी ने एक तांत्रिक को बुलाने का फैसला किया। जैसे ही तांत्रिक ने घर की दहलीज पर कदम रखा, घर के सारे आईने एक साथ चटक कर टूट गए। माधव, जो हफ्तों से बिस्तर से नहीं उठाता, अचानक हवा में लहराते हुए खड़ा हो गया। उसकी मुड़ी हुई गर्दन से हड्डियों के चटकने की आवाज़ आने लगी। तांत्रिक की चीख निकल गई जब उसने देखा कि माधव के पूरे शरीर पर कटने के निशान बने हुए हैं और उन निशानों से लगातार खून बह रहा है। इतना भयानक दृश्य देखकर तांत्रिक अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना चाह रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि उसका कहर पूरे गांव पर छाना शुरू हो गया था। उस रात पूरा चंदनपुर गांव एक अजीब सी सिसकारी से गूंज उठा। गांव का वह पुराना वीरान कुआं, जहाँ पर जब्बू, हरिया और सुक्खा ने धड़ को एक बोरे में बांधकर फेंका था, वह कुआं अपने आप ही उबलने लगा। उसमें से रक्त बहने लगा, एकदम गाढ़ा और लाल कलर का। वह बहकर पीपल वाले रास्ते पर जा रहा था। माधव अचानक घर से भागा और उसी पीपल के पेड़ की ओर गया, जहाँ पर जब्बू, हरिया और सुक्खा ने उस राहगीर की गर्दन धड़ से अलग कर दी थी।
तांत्रिक और कुछ साहसी गांव वाले उसके पीछे लपके। वहाँ जो उन्होंने देखा वह उनकी कल्पना से परे था। पीपल की हर एक टहनी पर जूट का बोरा लटका हुआ था और हर बोरे के अंदर से किसी के छटपटाने की आवाज़ आ रही थी। माधव पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और उसने अपनी मुड़ी हुई गर्दन को धीरे धीरे सीधा करना शुरू कर दिया। उसकी गर्दन की खाल फटने लगी और उसके अंदर से वही 80 साल पुरानी खोपड़ी बाहर झांकने लगी। उसने गूंजती हुई आवाज़ में कहा, हरिया, जब्बू और सुक्खा से आज मेरा इंतकाम पूरा हुआ। और फिर अचानक पीपल की जड़ें ज़मीन को फाड़कर बाहर निकली। माधव समेत मौजूद उन तमाम वंशजों को पकड़कर ज़मीन में दफन कर दिया जो हरिया, सुक्खा और जब्बू के थे। आज की कहानी में बस इतना ही। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।